नमस्कार, आप देख रहे हैं रणभेरी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ संजीत कुमार। नेताजी कहीन के अगले एपिसोड में आज हम मौजूद हैं वाराणसी कैंट विधानसभा क्षेत्र में, जहां हम बात करने वाले हैं आगामी विधानसभा चुनाव में दावेदारी पेश कर रहे कांग्रेस से ओम प्रकाश ओझा जी से। तो चलिए बात करते हैं उनसे और जानते हैं उनके चुनावी मुद्दों और उनकी रणनीतियों। आप राजनीति में कैसे आए और आप विधानसभा क्यों जाना चाहते हैं? देखिए, राजनीति में मैं पढ़ने के दौरान ही यहाँ पे आ गया था। जब मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय से बीकॉम कर रहा था तो छात्र राजनीति में थोड़ा सा इंटरेस्टेड हुआ, उसमें मैं जुड़ गया एनएसवाई से। ये कांग्रेस की एक छात्र विंग है। फिर मैं यहाँ पे जिला अध्यक्ष रहा एनएसवाई का, प्रदेश में जनरल सेक्रेटरी भी रहा। फिर यूथ कांग्रेस में आया, मैं शहर अध्यक्ष रहा यूथ कांग्रेस का वाराणसी का, प्रदेश में जनरल सेक्रेटरी रहा। 2008 में प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मुझे सेक्रेटरी बना दिया। फिर वो राजनीतिक कैरियर लगभग नियर अबाउट मेरा 30 साल का है, जो सामाजिक जीवन में मैंने यहाँ पे जिया है। तो कहीं ना कहीं उद्देश्य तो समाज सेवा ही रहा ही है, समाज के बीच में रहा गया है, साफ सुथरी छवि है। कभी हम लोगों ने किसी के साथ कोई गलत व्यवहार ऐसा कुछ किया भी नहीं है। मुझे लगता है कि समाज में अपने लोगों को सेवा भाव के साथ लोगों के बीच में रहना चाहिए। और बहुत सारी समस्याएं मुद्दे हैं जिसको लेकर के हम चलने का अपना काम भी कर रहे हैं। तमाम आंदोलनों से जुड़े हुए हैं, तमाम चीज़ों से हमने अध्यक्ष रहते हुए बहुत सारे आंदोलन, छात्र वाले आंदोलन में छात्रों के साथ किया। यूथ वाले में आए तो पूरी समस्याओं के लिए लड़ा हम लोगों ने। जो है प्रदेश कांग्रेस कमेटी में थे तो उसके लिए प्रभार के जिले हमारे थे, वहाँ भी हम लोगों ने पूरा मेहनत किया। तमाम चीज़ें चली, करता रहा काम हम लोगों ने। इसलिए उद्देश्य है चुनाव विधानसभा लड़ने का और कुछ पब्लिक में जा करके और सारा कार्य करने। इस चुनाव में आप किस तरह के मुद्दे, अब क्या मुद्दे हैं मेन मुद्दे जिससे आप चुनाव लड़ रहे हो? देखिए, ऐसा है कि हम दो मुद्दों चुनाव लड़ रहे हैं। एक तो हमारा राष्ट्रीय मुद्दा है, एक मेरा क्षेत्रीय मुद्दा है। राष्ट्रीय मुद्दा तो मेरा ये है कि सबसे बड़ी चीज़ बेरोजगारी सामने दिखाई पड़ रही है। जो गवर्नमेंटे डबल इंजन की आ करके यहाँ पे तमाम चीज़ें बना रखी थी कि हम लोग ऐसा बेरोजगारी दूर कर देंगे, वैसा कर देंगे। तो ये चीज़ तो मुद्दा चल ही रहा है। इसके बाद से फिर महंगाई भी है। अब डीजल, पेट्रोल और इसके बाद से सरसों का तेल, तमाम चीज़ों पे महंगाई चल रही, चरम सीमा बढ़ी हुई है। फिर इसके बाद से आप देख रहे होंगे कि वो बिजली का बिल रोज़ कहीं ना कहीं आम पब्लिक प्रताड़ित हो रही है, मध्यम वर्ग तो तरह तरह करा रहा है। ये तो हो गया हमारा राष्ट्रीय मुद्दा जो है। और इसके बाद से क्षेत्रीय मुद्दा जो है, क्षेत्रीय मुद्दा में आज भी हम 32 सालों से एक परिवार का इस विधानसभा पे कब्जा है। पिताजी विधायक और मंत्री थे, माताजी भी विधायक थी और वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी के कैंट विधानसभा के विधायक हैं, जो 32 सालों से इस विधानसभा पर कब्जा है। आज भी हम सीवर के बारे में बात करते हैं, बिजली की समस्याओं के बारे में बात करते हैं, रोड के बारे में बात करते हैं। तो आखिरकार निजात कब मिलेगा इन चीज़ों से, जबकि आप खुद विधायक हैं, नगर निगम आपका है, पार्षद आपका है, प्रदेश में गवर्नमेंट आपकी है, राष्ट्र में गवर्नमेंट आपकी है। तो क्या अब कोई नया दिन आने वाला है क्या जिससे कि आपको बना दिया तब इसके बाद से निजात इस चीज़ विधानसभा को मिलेगा? जहां आप बैठे हुए हैं, यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पे ज्ञान प्रवाह के पास यहाँ के विधायक के द्वारा ये कहा गया था कि एक गंगा जी के पास फाटक लगाया जाएगा, जिससे यहाँ बाढ़ आने की समस्याएं दूर हो जाएंगी। स्थितियाँ ये रहीं कि फाटक बनाने का आश्वासन एक बार देकर उन्होंने भूमि पूजन उन्होंने 4 साल पहले किया, पेपर ऊपर में सब छपा हुआ है न्यूज़ जो है, वो फाटक नहीं बना। बाढ़ इसके बाद से 2 बार आ गया और बाढ़ से बहुत सारा इलाका जो है यहाँ पर, जो बिहार के लोग रहने वाले, चाहे बाहर के लोग आए हैं लोग जो है, तो वे लोग यहाँ पर रह के प्रभावित होते हैं। फिर दोबारा वो आज के 3 महीना पहले जो चुनाव नज़दीक आ गया तो फिर उन्होंने उस मुद्दे को जो है दोबारा और भूमि पूजन कराया और आज तक फिर वो काम स्टार्ट नहीं है, जिससे आम जन जो प्रभावित है। सबसे बड़ा समस्या तो पहले ये है। दूसरी चीज़ें, यहाँ से चंद कदम की दूरी पर, 1 किलोमीटर की दूरी पर जो है गंगोत्री विहार है, कॉलोनी नगवा में। गंगोत्री विहार में आप गंगा प्रदूषण का जो पाइप गया हुआ है ना, वो मानक के अनुरूप नहीं बना है और गंगा जी के पास से वो खन दिया गया पूरा उसके सिस्टम को जो है, और पाइप डाला गया। उससे क्या हुआ कि जो ऊपर के जो मट्टी थे ना, मट्टी भसक करके नीचे की तरफ आए और वहाँ बने हुए लगभग 11-12 मकानें जो हैं प्रभावित है आज के डेट में और टूट चुकी हैं, आधे हिस्सों में विभक्त हो चुकी हैं। उनके पास हम लोग कल परसों गए भी थे। हम लोग लाचार है अपने आप को कि पब्लिक का काम करने के लिए हम लोग तत्पर हमेशा बने रहते हैं। तो आखिरकार इन समस्याओं को दूर करने के लिए किससे कहा जाए? क्या क्षेत्रीय विधायक इसका जिम्मेदार नहीं है क्या? चाहे उनका प्रदेश गवर्नमेंट जिम्मेदारी नहीं है क्या? केंद्र गवर्नमेंट जिम्मेदार नहीं है क्या? विकास के तमाम मुद्दे दिखाए जाते हैं। अभी मैं तो एक बात और कहना चाहता हूँ, विकास बनारस बहुत सारा दिखाया जा रहा है, लोग करते दिखाई पड़ रहे हैं,
सामने बंदरगाह उस तरह बना हुआ है, कितनी शिप बाहर से वहाँ पे आई, गवर्नमेंट को बनाने में कितना पैसा लगा और कितना रेवेन्यू उसका मिला, क्या फ़ायदा बेनिफिट मिल रहा है, क्या विकास इस तरह से जो चाहे जहाँ चाहे तहाँ विकास अनबन हो जाए, जिससे कोई मतलब ना उसका पब्लिक का समर्थन पब्लिक का मुद्दा हल ना उससे। गंगा के उस पार जो है रेता इकट्ठा करके और नहर बनाने जाने लगा, बाढ़ आया पूरा नहर ही चला गया, बहुत सारा पैसा उसमें बर्बाद हो गया। रुद्राज कन्वेंशन सेंटर बना, इसी विधानसभा का हिस्सा है। आम पब्लिक उससे कितना लाभ उठा रही है, पैसे वाले उसको उठा रहे हैं लाभ जो है। ये तमाम मुद्दे हैं सामने, जिसको लेकर के हम लोग लड़ भिड़ रहे हैं, अपनी बातों को पब्लिक सामने कह रहे हैं, पब्लिक इस बातों का हमको समर्थन भी मिल रहा है। इन मुद्दों को लेकर के हम लोग चुनाव मैदान में रुद्राक्ष सेंटर की बात की आपने, वो तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट के काम है, और फिर आपने जब क्षेत्रीय की जो भी समस्याएं गिनवाई, चाहे वो पाइपलाइन की हो या फिर बांध बनाने या जो भी है, वो तो अधिकारी सरकारी अधिकारी लोग जांच पड़ताल करके ही वो काम करते हैं। इसमें आप विधायक को कैसे दोष दे सकते हैं? ऐसा है कि उनके द्वारा ये कहा गया पेपर पत्रकार वार्ता के दौरान जो है, ये मेरे विधानसभा में मेरे द्वारा कहने पे ही बसु बनाया गया है। तो आखिरकार जब अपने से जोड़ेंगे तो ब्लेम तो उनके ऊपर लगेगा। एक केंद्र गवर्नमेंट ने कोई गवर्नमेंट बनाएगा तो केंद्र गवर्नमेंट बनाएगा, प्रदेश गवर्नमेंट बनाएगा। विधायक अपनी फंडिंग से रोड फोड ही बनाता है, विकास करता है। मैं सीधी इस बात दोष देना चाहता हूँ कि जो क्षेत्र हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, मोदी जी का है, ये बनारस, अगर ये थोड़ा सा एक्टिव रहे होते तो मुझे नहीं लगता कि ये काम अपना नहीं करा पाते। इसका मतलब कि ये 5 साल तक बिल्कुल उस चीज़ को उन्होंने अपना आरामदायक ओहदा माना, जो है वो काम करने के लिए चुप नहीं बता पाए। अगर थोड़ा सा प्रयास किए होते तब इस बात से, अगर राष्ट्रीय गवर्नमेंट नहीं करती तो मुझे लगता कि मुझे कहना चाहिए कि राष्ट्रीय गवर्नमेंट भी दोषी इसमें है। लेकिन राष्ट्रीय गवर्नमेंट को भी ऐसे निकम्मे लोगों को टिकट देकर के चुनाव जिताने के पहले सोचना जरूर चाहिए था, जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, कि कैसे प्रयास कर रहे हैं। 2 साल से कोरोना पीरियड आया, दोनों के दोनों बार हमारे विधायक जी क्वारंटाइन हो गए। तो पब्लिक की सेवा करने की बात आई तो दोनों बार विधायक जी हमारे क्वारंटाइन हो गए। फिर इसके बाद से परिस्थितियां आप देखिए कि प्रधानमंत्री जी का मीटिंग कमिश्नर हॉल में हो रहा था और सारे विधायक जो क्वारंटाइन थे, वो मंत्री सहित, वो सारे लोग उस मीटिंग में पहुंच गए। अब पत्रकारों ने से पूछा चाहे भाई कि क्या मामला है, बताइए कैसे, क्या बताया उन्होंने, किसी ने कुछ बताया तक नहीं। वो टीवी पे सब चीज पे आ रहा था। ये तो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, क्या जनप्रतिनिधि बनारस में ऐसा होना चाहिए? क्या ऐसा होना चाहिए? आप लोग ही बताइए। तो जो चीजें सामने समस्याएं खड़ी हैं, वो समस्याएं क्षेत्रीय लोगों का दूर करने का काम क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि का है। ठीक है, आप लोग मैंने सब का राय ये है, हो सकता है कि भाई बनारस जो है प्रतिनिधित्व कर रहा है, मोदी जी का कर रहा है, तो फिर भी क्षेत्रीय जो जनप्रतिनिधि हैं उनका अपना फर्ज क्या है? कांग्रेस पार्टी ही क्यों, जो पार्टी पिछले 32 साल से न सरकार बना सकी है, न ही कैंट विधानसभा सीट में एक विधायक बना सकी है, ऐसे पार्टी से आप चुनाव लड़के कैसे चुनाव जीतोगे? देखिए, ये मुद्दा आपने जो कहा बात ना कि कांग्रेस पार्टी ही क्यों, देखिए कांग्रेस एक राष्ट्रवादी पार्टी है और आम जनमानस जो पुराने लोग हैं ना, उनके ये माने कहीं ना कहीं इससे राष्ट्रवाद झलकता है चीज़ों का। और हमने इसको इसलिए चूज किया, जो आप मेरे से पूछ रहे हैं कि आपने क्यों चूज किया इसको। देखिए, मुझे कोई ना कोई चीज़ प्रभावित करना चाहिए। मैंने स्वतंत्रता सेनानियों को देखा नहीं है, मैंने महसूस किया है, सुना है कि स्वतंत्रता सेनानी ऐसे देश को आज़ाद कराए, ऐसे देश के लिए लड़े, वो किए। तो वर्तमान समय में युग में हम आते हैं, जब से मैंने होश संभाला है तब से मैं देख रहा हूँ कि इस देश के लिए पंजाब की समस्या, जब पंजाब अलग होने की मुहिम पर खड़ा था भारतवर्ष से, तो माननीय इंदिरा गांधी जी उसमें प्रधानमंत्री हुआ करते थे। और इंदिरा गांधी जी ने उसके लिए जब उन्होंने उसको भारतवर्ष का अंग बनाए रखने के लिए अपने जान तक की कुर्बानी उन्होंने दी। फिर इसके बाद से दक्षिण की समस्याओं को लेकर के राजीव जी ने अपना जान दे दिया, जबकि दोनों ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्रियों को मालूम था बात, ये स्वर्गीय प्रधानमंत्रियों को ये बात मालूम था कि हमारी हत्या होने जा रही है। इंदिरा जी के सामने ये बातें आई कि आप सिख जो आपके बॉडीगार्ड हैं, इनको आप हटा दीजिए। कहीं क्या, ये सारा राष्ट्र मेरा है और मैं अगर सिख को अपने बॉडीगार्ड से हटा देती हूँ तो कहीं न कहीं विश्वसनीयता उस बिरादरी की इस भारतवर्ष में गिर जाएगी। मेरा हत्या हो जाए, मैं ऐसा नहीं करूँगी। तो मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ें मुझे प्रभावित किया है। चीज़ों को मुझे लगा कि जीवन खाली जीना, खाली उद्देश्य सामाजिक व्यक्ति का नहीं होना चाहिए।
अगर सही मायने में समाज में अगर वो है, तो आम जनमानस का उसका जीवन हो जाता है और जो पब्लिक चाहती हो उसके अनुरूपी नेता को कार्य करना चाहिए। हमको सड़क पर उतर के चलना है तो सड़क पर उतर के चलें, चाहती है गाड़ी बैठाना तो हम गाड़ी में बैठ लें, चाहती है पब्लिक की साइकिल बैठना तो साइकिल बैठ लें। हमारा कोई अपना जीवन नहीं, जीवन उन्हीं का है। हमको उनके मुद्दों को उठाना है। ये सब चीज़ें ने मुझे प्रभावित किया। कांग्रेस पार्टी एक विचार है और उसी विचारों के कारण हम इस कांग्रेस पार्टी से जुड़े और मुझे लगता है कि यही फर्स्ट एंड लास्ट पार्टी मेरी है। देखिए, मैं सक्षम हूँ, मेरा विधायक बनना मेरा उद्देश्य नहीं है और एमपी बनना मेरा उद्देश्य नहीं है। ये बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। हमने 30 सालों से इस पब्लिक की सेवा की है और इसका देन हमारी पार्टी की प्रेरणा और पार्टी के नेता। क्या कारण रहा कि कांग्रेस पार्टी सत्ता से इतने सालों 32 साल से दूर रही? देखिए, 2 चीज़ें जुग आ गई। कांग्रेस पार्टी ने सबके बारे में बात किया, सारे जो किसी बिरादरी के लोग हों, चाहे किसी कौम के लोग हों, चाहे सिख हों, हिंदू हों, मुसलमान हों, ईसाई हों, सबके बारे में बात किया। फिर क्या हुआ कि क्षेत्रीय पार्टियां उदय हुआ बिरादरीवाद को लेकर। बिरादरीवाद क्या हुआ कि हावी हो गया उन चीज़ों पे। उनको लगा कि मैं अपना नेता बैठाऊंगा तो मेरी बातें ज़्यादा वहाँ पर, जबकि सबसे ज़्यादा नुकसानदायक स्थितियों में वो लोग पहुँचे, क्योंकि किसी एक कौम की बात करने वाला भारत का राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकता। दूसरी चीज़ें क्या हुई, फिर उसके आड़ में धर्म आया और जब धर्म आया तो उसने क्या किया कि हिंदू और मुसलमानों को बांटा। हम कहीं बांटने का काम नहीं किए, हम तो कहते हैं कि राष्ट्र का विकास ही सर्वोपरि मेरा चीज़ है। लोगों को हमारी चीज़ें शायद पसंद ना आई हो, इसलिए मुझे लोगों ने बाहर किया। वाराणसी कैंट विधानसभा सीट की बात करें तो पिछले 1991 से ही यहाँ एक परिवार और एक पार्टी का ही राज रहा है, उनका ही दबदबा रहा है। तो ऐसे में आप इस दबदबे को तोड़ने का आपके पास क्या रणनीति है? देखिए, ऐसा है कि सबसे बड़ा चीज़ है कि हम लोगों ने पूरे यहाँ पे हमारा जीवन यहाँ पे इस विधानसभा में 30 साल बिता हुआ है। 30 साल का हमारा यहाँ पे पब्लिक बीच में हमेशा हम लोग रहे हैं। जब भी आफत विपत काल ये विधानसभा पे आया है, या पूरे देश पे आया है, जैसे अभी कोरोना पीरियड आया, तो हम लोग लगातार निकल करके लोगों के बीच में सेवा किए हैं, ब्लड डोनेट किए हैं, खाना पीना उपलब्ध कराए हैं, दवा उपलब्ध कराए हैं, लोगों के पास जाकर जागरूक किए हैं कैसे से आपको रहना है। क्योंकि हम लोग वहाँ की स्थिति में ही थे कि पता नहीं क्या होना है, कैसे क्या चीज़, क्योंकि WHO की भी जानकारी नहीं दे पा रहा था, रोज़ नियम चेंज कर रहा था। तो हम लोग सुरक्षा के दृष्टिकोण से जन जागरूक किया है अपना। इन तमाम चीज़ों को लेकर हम लोग चले हैं। कुछ कि हमारी गवर्नमेंट तो कभी रही नहीं है कि हम आम पब्लिक को बहुत सारा फ़ायदा दे सकें, लेकिन अपने पास जो अपना लगा करके जो है, अपना तन मन धन लगा करके या समाज को लोगों को उठा करके यहाँ के मुद्दों को उठाने की कोशिश किया है, यहाँ के लोगों की सेवा करने की हमने कोशिश की है। और कैंट विधानसभा से क्षेत्र से जितनी भी जनता है उनकी किन समस्याओं को आप प्राथमिकता देंगे अगर आप विधायक बनते हैं तो? देखिए, यहाँ पे समस्याएं बहुत सारी अलग अलग हैं। बात करेंगे तो एक तो जैसे अभी मैं कुछ देर पहले आपसे बताया था कि जहाँ वर्तमान बैठे हैं आप, बाहर के लोग यहाँ पर आकर के रह रहे हैं। बहुत सारी कॉलोनियाँ बसी हुई हैं जो बाढ़ से बहुत ज़्यादा प्रभावित होती हैं। जो फाटक का कार्य है ना, एक तो प्राथमिकता के आधार पर उसको कराया जाएगा। जो भी घाट हमारे वहाँ से लेकर जहाँ हमारा शहर बस चुका है घाट किनारे, उनके मकान न टूटे, इसके लिए प्रदेश गवर्नमेंट से और राष्ट्रीय गवर्नमेंट से दबाव बना करके इन घाटों पे बोल्डर पिचिंग का कार्य करा करके, जिससे कि इनका मकान ढहने ना पावे जो बन चुका है वो, ये तमाम चीज़ें उसको कराया जाएगा। तीसरी चीज़ें जो है, जो बेरोजगारी है, ये तो मैं नहीं कहता कि बहुत ज़्यादा समस्या मैं कर पाऊंगा। अगर मेरी गवर्नमेंट आ गई तो निश्चित रूप से इनकी समस्याएं दूर करने का हम लोग कार्य करेंगे। विधानसभा में आने के बाद ही मैं स्वतः रोजगार उपलब्ध कराने की बात करूंगा, जैसे कि आदमी कुछ आर्थिक रूप से सुदृढ़ होकर अपना कुछ रोजगार कर सके। लेकिन अगर हमारा गवर्नमेंट प्रदेश में आता है, ऐसा दबाव जरूर बना, गवर्नमेंट खुद हमारी उसके मैनिफेस्टो में रहेगा कि हम इतना रोजगार दे सकेंगे। ये चीज़ें हमारी चलती रहेंगी। इसके बाद से विधानसभा में हमारे रोड हैं, बिजली है। बिजली का बिल से बड़ी समस्या है। जो बहुत गरीब परिवार है ना, जो बहुत कम यूनिट जलाता है, उसका भी पैसा, और जो पैसा जो व्यक्ति जो धनाढ़ परिवार है, दोनों का यूनिट का रुपया एक है लगभग। उसमें हम लोग ये करेंगे कि जो इतना यूनिट जलाता है, जैसे कि इतना यूनिट जला रहा है या इतने से इतना यूनिट जला रहा है, उसके रेटें हम लोग कम बेसी करेंगे जो पब्लिक को फायदा हो सके। जैसे क्या वर्तमान समय में ना, अभी 2 साल पहले की बात है, जो आदमी 500 यूनिट बिजली का इस्तेमाल करता था, उसके बिल मुश्किल से
500-700 रुपये ही आते थे लगभग जो है। मैंने 7 साल 8 साल पहले बता रहा हूँ बात जो है। और पावर भी वो कम से 100 वाट की बल्बों को इस्तेमाल करता था। आज वो व्यक्ति लगता है हमको कि 200 वाट यूज़ कर रहा है एलईडी लगा करके जो है, और उसके बिजली के बिल 2000 से ऊपर आ रहे हैं। वो परेशान है, कमाई बढ़ी नहीं। कोरोना पीरियड ने बहुत सारे लोगों को बेरोजगार सा कर दिया है। जितने भी उन पे चल रही थी तमाम चीज़ें, होम वर्क होने से जो है, जैसे कहीं पर 50 कर्मचारी थे वहाँ 25 हो गए, छांट के लोगों ने बाहर कर दिया। बेरोजगारी बहुत सारी बढ़ी हुई है। इसको फिर पैदा करने का उपाय कुछ किया जाएगा, जिससे कि तमाम चीज़ें फिर ठीक ठाक हो सकें, गाड़ी पटरी पे आ सकें। यही प्राथमिकता हमारे विधानसभा का इस सब चीज़ों का रहेगा। कैंट विधानसभा की जनता आपको ही क्यों वोट करें? देखिए, मैं अपने बारे में इसलिए मैं कह रहा हूँ वोट क्यों करें। एक तो क्या है कि कांग्रेस पार्टी से मैं जुड़ा हुआ हूँ। दूसरी बात क्या है कि मुझे यहाँ पे पैसे के लिए राजनीति में नहीं कर रहा हूँ। मैं व्यापारी वर्ग से आता हूँ। मेरा इच्छा भीतर से 30 सालों से 35 सालों जब हम ये क्षेत्र में घूम रहे हैं, बनारस शहर में घूम रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आम जनमानस का जो दुख दर्द है ना, उसको दूर किया जाए। जो आम समस्या है जल का, पानी का, सीवर का, बिजली का, चाहे बिजली के बिल का, क्योंकि मैं क्षेत्र में घूम रहा हूँ। जो सामने घाट में जो फाटक बनाने का है, जो बाढ़ आता है उसके कारण वो चीज़, चाहे जो गंगोत्री विहार में मकाने दरक रहे हैं उसके लिए, महमूरगंज में जो ऊपर उठाकर रोड बना दिया गया है, सबके मकानों में पानी भर रहा है। इन छोटे छोटे चीज़ों को जो विधायक के द्वारा किया जाना चाहिए, समस्याओं को दूर किया जाना चाहिए। ये चीज़ों को आम जनमानस घूम करके ही इन चीज़ों को अंजाम दे सकता है, सफलता प्राप्त कर सकता है, उनके दुख दर्द को बांट सकता है, खत्म कर सकता है। इसलिए मुझे लगता है अगर लोगों को है कि मैं उनके, अच्छा कोरोना पीरियड में निकल करके मैंने बाहर जो कार्य किया, ये भी सब जग जाहिर है, सब लोगों ने देखा हुआ है। अगर लोगों को लगता है कि नहीं मैं उनके विश्वास पे खरा उतर सकता हूँ, तो लोग मुझे वोट करें। मैं अपने बनारस शहर वासियों से, कैंट विधानसभा के वासियों से मैं नम्र निवेदन करता हूँ कि अपने मत का वोट कांग्रेस के पक्ष में जरूर करें। विनती है, क्योंकि अगर आप विकास चाहते हैं, देश का विकास चाहते हैं, अपने शहर का विकास चाहते हैं, विधानसभा का विकास चाहते हैं, धर्म को छोड़, जो धर्म पे नाम पर राजनीति कर रहे हैं उनको किनारे करके, जो बिरादरी के नाम पर वोट मांग रहे हैं वो किनारे करके, विकास के नाम पर हम कांग्रेसियों को अपना वोट जरूर करें, और पूरे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में निकल करके और वोट जरूर करें। खबरों से जुड़े रहने के लिए रणमेरी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।